आज का पहला प्रश्न है कि मोयार घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है कि यह प्रायद्वीपीय भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां जिप्स गिद्धों की सबसे बड़ी नेस्टिक कॉलोनी है। ठीक है, और यह नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व में अवस्थित है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों। मतलब कि इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही, क्योंकि बांध जो होते हैं उनके अनियंत्रित रूप से जल छोड़े जाने के कारण, ठीक है, नदी गड्ढे जो नीलगिरी में मोयार नदी के किनारे रहने वाले उद्बिलाओं के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। जानकारों के अनुसार ये गड्ढे तब बनते हैं जब जल के तेज प्रवाह से चट्टानों में छेद बन जाते हैं और तब बिजली की उत्पादन के लिए जल की पंपिंग अचानक बंद हो जाती है। तब भोजन की तलाश में इन छेदों में प्रवेश करने वाले उद्बिलाव इसमें फंस जाते हैं। और मोयार घाटी जो है वो गंभीर रूप से लुप्तप्राय जिप्स गिद्धों का पर्यायवास है। इस मोयार घाटी को मयार घाटी भी कहते हैं, यानी अदृश्य नदी भी कहते हैं। यह मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से गुडलूर तक विस्तृत है और यह घाटी तमिलनाडु के नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व का एक महत्वपूर्ण बायोम भी है और यह बाघ, हाथी और गंभीर रूप से लुप्तप्राय जिप्स जैसे गिद्ध जैसी महत्वपूर्ण प्रजातियों का स्थल भी है। ठीक है, और यह प्रायद्वीपीय भारत का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पर जिप्स गिद्धों की सबसे बड़ी नेस्टिक कॉलोनी है। इसलिए इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है कि मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि मार्ले-मिंटो सुधार के विपरीत मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों का उद्देश्य भारतीयों को स्वराज प्रदान करना था और मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत कार्यपालिका प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी थी। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं सही हैं, क्योंकि होम रूल आंदोलन के बाद ब्रिटेन की सरकार ने अपनी नीतियां बदली और उनका रुख समझौतावादी हो गया। नए राज्य सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा की जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार की नीति है कि भारत के प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय जनता को भागीदार बनाया जाए और सुशासन के लिए विभिन्न संस्थाओं का क्रमिक विकास किया जाए, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य के अविभाज्य अंग के रूप में भारत में कोई उत्तरदायी सरकार बनाई जा सके। यह बयान लॉर्ड मार्ले के बयान से बिल्कुल विपरीत था, जिन्होंने 1909 में संसद में यह कहा था कि इन सुधारों का उद्देश्य देश में स्वराज की स्थापना कतई नहीं है। मॉन्टेग्यू की घोषणा का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि होम रूल या स्वराज की मांग को अब देशद्रोही नहीं कहा जा सकता था। इसलिए पहला कथन जो है वो सही है। जैसे जैसे प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ती गई, अंग्रेजों को संवैधानिक सुधारों के लिए विवश होना पड़ा। कई अधिनियम जैसे 1909, 1919, 1935 धीरे धीरे प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ती गई। 1919 में कार्यपालिका अंशतः कह सकते बहुत कम मात्रा में प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे, लेकिन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत यह लगभग पूर्णतया उत्तरदायी हो गई थी। इसलिए दूसरा कथन भी सही है। अब विधायिका प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव पारित कर सकती थी, बजट के किसी एक भाग पर मतदान भी कर सकती थी, किंतु अभी भी वो बजट के 75% भाग पर मतदान के लिए योग्य नहीं थी। इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
कि इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की पहली बैठक 1887 में मद्रास में की गई। इसके बाद यह बैठक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उसी स्थान पर प्रतिवर्ष होने लगी। इसमें बाल विवाह को रोकने के लिए याचना करने के लिए याचना अभियान चलाया गया। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। इसमें दो कथन जो हैं, ठीक है, दो कथन जो हैं वो सही है, मतलब बी ऑप्शन सही है। दो कथन कौन सा सही है? कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है एमजी रनाडे और रघुनाथ राव ने की थी, इसलिए पहला कथन जो है गलत है। दूसरे कथन की बात करें तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में मद्रास में हुई। इसी समय मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भी आयोजित किया गया। इसके बाद कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ही उसी समय और उसी स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित होता था, इसलिए दूसरा कथन जो है सही है। इस संस्था ने महत्वपूर्ण सामाजिक महत्व के विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वास्तव में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सामाजिक सुधार शाखा थी, जिसने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया, बहुविवाह या बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया और कुलीन प्रथा का विरोध इसके प्रमुख थे। इसी ने बाल विवाह को रोकने के लिए याचना अभियान चलाया, जिसमें लोगों से याचना की जाती थी कि वह बाल विवाह ना करें। इसलिए इसका तीसरा कथन भी जो है वो सही है। इसलिए इसके दो कथन हैं, दूसरा और तीसरा सही है, पहला जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, भारत में वोटर टर्नआउट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब वोटर टर्नआउट जो है वो क्या था? पहला है कि भारतीय निर्वाचन आयोग प्रत्येक चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद अपनी वेबसाइट पर बूथवार वोटर टर्नआउट डाटा प्रकाशित करता है और एक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग के पास केवल सलाहकारी और प्रशासनिक शक्तियां हैं और कोई अर्धन्यायिक शक्ति नहीं है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो। मतलब जिसके दोनों कथन जो हैं वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि राष्ट्रव्यापी मतदान केंद्र पर केंद्र दर मतदान केंद्र की विस्तृत मतदान रिकॉर्ड जो है वो फॉर्म जो है 17 जो आता है उसमें जानकारी शामिल होती है कि मतदान केंद्र के लिए निर्धारित की गई मतदाता की संख्या कितनी है, कुल पंजीकृत मतदाता कितने हैं और मतदान न करने वालों का विकल्प चुनने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी है और मतदान करने से वंचित रह गए मतदाताओं की संख्या कितनी है। ईवीएम में डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है और मतपत्र और पेपर सील से संबंधित विवरण जो है वो फॉर्म 17 में अंकित किए जाते हैं। फॉर्म 17 के दूसरे भाग में प्रत्याशियों के नाम, उन्हें प्राप्त कुल मतों की संख्या और उन्हें यह भी पता चलता है कि किसी विशेष बूथ पर डाले गए मत कुल डाले गए मतों की संख्या से मेल खाते हैं या नहीं। निर्वाचन का संचालन नियम 1961 के नियम 49 के अनुपालन में पीठासीन अधिकारी फॉर्म 87 के भाग 1 में डाले गए मत की एक रिपोर्ट तैयार करता है और इसे प्रत्येक मतदान एजेंट को से वितरित करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 17C अपलोड नहीं किया जाता है। फिलहाल मूल फॉर्म 17C केवल स्ट्रांग रूम में उपलब्ध है। इसकी केवल एक प्रति उन मतदान एजेंटों के पास होती है जिनके हस्ताक्षर इस पर होते हैं, इसलिए पहला कथन जो है गलत है। चुनावी नतीजों की अंतिम घोषणा के बाद भारतीय निर्वाचन आयोग अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 20 अपलोड करता है, जिसमें किसी विशेष विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे प्रत्येक प्रत्याशी को मिले मतों का बूथवार डेटा उपलब्ध होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास 3 शक्तियां हैं। प्रशासनिक शक्तियां निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं निर्धारित करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना और चुनाव कराना। सलाहकारी शक्तियों में निर्वाचन संबंधी विवाद के मामलों में राष्ट्रपति और उच्चतर न्यायपालिका को सलाह देना, जबकि अर्ध न्यायिक शक्तियों में राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से संबंधित विवादों का निपटाने का अधिकार जो है
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। अगला प्रश्न है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दोहरी सदस्यता के संबंधित नियमों के संबंध के बारे में विचार कीजिए। पहला है कि यदि संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित कोई व्यक्ति निर्धारित समय में के भीतर अपना विकल्प चुनने में विफल रहता है, तब राज्यसभा में उसके स्थान रिक्त हो जाता है। यदि एक सदन का वर्तमान सदस्य दूसरे सदन के लिए निर्वाचित हो जाता है, तब पहले सदन में उसका स्थान रिक्त हो जाता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यह प्रावधान करता है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है तो उसे 10 दिनों के अंदर भीतर यह सूचित करना होगा कि वह किस सदन में कार्य करना चाहता है। यदि ऐसी सूचना न देने पर राज्यसभा में उसका स्थान रिक्त हो जाता है, इसलिए कथन एक जो है सही है। यदि एक सदन का वर्तमान सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है, तब पहले सदन में उसका स्थान रिक्त हो जाता है, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार सीधे जनता से अपील की कि वह 21 वर्ष की आयु के सभी पुरुषों महिलाओं के लिए सदस्यता के द्वार खोल दें? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, असहयोग आंदोलन, जो 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में ब्रिटिश शासन के दौरान गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। यह भारतीय जनता के बीच ब्रिटिश शासन के बढ़ते असंतोष और निराशा के परिणाम स्वरूप एक शक्तिशाली और उत्साही प्रतिक्रिया के रूप में उभरा था। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड इस आंदोलन के आरंभ होने के तत्कालिक कारण थे। कांग्रेस ने भी सितंबर 1920 के कलकत्ता के अपने विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की मंजूरी प्रदान की। इसे बाद में दिसंबर 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में समर्थन प्राप्त हुआ। इस आंदोलन में पूरे देश की जनता की विशाल भागीदारी देखी गई और नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। पहला परिवर्तन यह था कि प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन भाषाई क्षेत्रों के आधार पर किया गया और कांग्रेस का नेतृत्व 15 सदस्यों की कार्य समिति के द्वारा किया जाना था, जिसमें एक अध्यक्ष और सचिव भी शामिल थे। कांग्रेस को अब राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य करने में मदद मिली और उसे अपने प्रस्तावों को लागू करने के लिए व्यवस्थित मशीनरी प्राप्त हुई। कांग्रेस की सदस्यता 21 वर्ष और या उससे अधिक आयु के सभी पुरुषों महिलाओं के लिए खोल दी गई, जिन्हें 4 आना वार्षिक चंदा देना होता था। 1921 के में सदस्यता के लिए यह आयु सीमा घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।